सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे आकलन और सन्निकटन की। फिर क्लास 7 में लाभ और हानि रिवीजन करेंगे और क्लास 8 में समझेंगे समलंब का क्षेत्रफल को। तो चलिए
शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। आज हम सीखेंगे आकलन यानी एस्टिमेशन और सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन। कई स्थितियों में हम चीजों की गिनती कर संख्या पता करते हैं। इसी तरह कई स्थितियों में हम किसी नियम के समझ से संख्या पता करते हैं। वे सभी संख्याएं जो गणना करके या किसी नियम के आधार पर पता की जा सकती है पूर्णतया सटीक संख्याएं यानी एग्जैक्ट नंबर्स होती है। कई स्थितियों में हमें ठीक संख्या नहीं पता होती। ऐसे समय हम एक मोटा अनुमान यानी रफ एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे आने वाले मेहमानों की संख्या, खेत की बुआई के लिए आवश्यक बीज, बुआई के लिए लगने वाला समय इत्यादि। किसी संख्या का मोटा या कच्चा अनुमान यानी रफ गेस कहलाता है आकलन यानी एस्टिमेशन। क्या परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे इसका अनुमान भी आकलन ही है? सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही सोचा आपने। सोचने पर आप ये जरूर समझ गए होंगे कि परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे इसका अनुमान भी आकलन यानी एस्टिमेशन ही है। इसी तरह व्यवहारिक जीवन में हम कई बार संख्या से मिलती जुलती आसान संख्या का प्रयोग करते हैं, जैसे भले ही आप घर पर 9:03 पर आए हो, लेकिन किसी को बताने के लिए 9 ही बताते हो। किसी गांव और शहर में दूरी भले ही 2 किलोमीटर 115 मीटर हो, लेकिन बताते समय 2 किलोमीटर ही बताते हो। इस तरह से किसी संख्या को उसके निकटतम संख्या के रूप में व्यक्त करना सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण दे पाएंगे? विचार करें। आइए अब समझे सन्निकटन कैसे किया जाता है। इसे हम निकटतम दहाई तक आकलन से समझेंगे। निकटतम दहाई तक आकलन करते समय अंतिम अंक पर विचार करें। अगर ये अंक 1 से 4 तक कोई संख्या बनाता है, जैसे यहाँ 2, तो यह संख्या 10 की तुलना में 0 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इस अंक के स्थान पर 0 लिखकर आकलन करें। अगर यह अंक 6 से 9 तक कोई संख्या बनाते हैं, जैसे यहाँ 8, तो यह संख्या 0 की तुलना में 10 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इस अंक के स्थान पर 0 लिखकर दहाई के अंक का मान 1 से बढ़ाएंगे। इसी तरह अगर अंतिम अंक 5 हो, जैसे 15 में, तो आमतौर पर दी संख्या का आने वाला दहाई में ही आकलन किया जाता है, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 रखकर और दहाई के अंक का मान 1 से बढ़ाकर। तो इस तरह से आज हमने सीखा आकलन और सन्निकटन। अगले वीडियो में इसे हम उदाहरणों में विस्तार से सीखेंगे। आज हम देखेंगे संख्याओं के निकटतम दहाई, सैकड़े और हजार तक सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के उदाहरण और संक्रियाओं और उनके परिणामों के आकलन यानी एस्टिमेशन के उदाहरण। निम्नलिखित संख्याओं का सैकड़े और हजार तक सन्निकटन करें। निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन करते समय अंतिम 2 अंकों पर विचार करें। अगर ये अंक 1 से 49 तक कोई संख्या बनाते हैं, तो यह संख्या 100 की तुलना में 0 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इनके स्थान पर 0 लिखकर सन्निकटन करें। इसी तरह निकटतम 1000 तक सन्निकटन करते समय अंतिम 3 अंकों पर विचार करें। 1 से 499 तक संख्या बनती होगी, तो इनकी जगह 0 लिखें, और 500 से 999 तक संख्या बनती होगी, तो इनके स्थान पर 0 रखकर 1000 का अंक 1 से बढ़ाएं। अगला उदाहरण, रमन को अपने शिक्षक के लिए एक उपहार खरीदना है। उपहार का मूल्य है 215 रुपए। उसके पास 164 रुपए है। अगर उसके पापा उसे 57 रुपए देते हैं, तो क्या उसके पास उपहार खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि हो जाएगी? आकलन से पता कीजिए। रमन के पैसों को पापा के दिए पैसों के साथ मिलाकर हल
221 प्राप्त किया जा सकता है और इसकी तुलना उपहार के मूल्य के साथ कर धनराशि पर्याप्त है या नहीं पता किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने की यहाँ जरूरत नहीं। एक कच्चे या रफ अनुमान से समय भी बचता है और तुलना करने का काम भी हो जाता है। इसलिए हम परिणाम का निकटतम मान प्राप्त करेंगे। जब भी योग या व्यवकलन की संक्रिया हो तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ 57 छोटी संख्या है। फिर उस संख्या का सबसे बड़ा स्थान ज्ञात करें। 57 में सबसे बड़ा दहाई का स्थान है। फिर दोनों संख्याओं को इस स्थान तक सन्निकटन कर उन पर संक्रिया करें। 164 का दहाई तक सन्निकटन 160 है और 57 का 60। इनका योग 220 है जो 215 से ज्यादा है, इसलिए उसके पास पर्याप्त धनराशि हो जाएगी। सही हल के पास होने के कारण यह आकलन अर्थपूर्ण भी है और इसमें परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी की मात्रा भी अधिक है। क्या यह सैकड़े या हजार तक भी आकलन करके काम हो सकता था? विचार करें। नहीं, सैकड़े या हजार के आकलन में परिशुद्धता कम प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संक्रिया का आकलन कीजिए। 53 गुना 287। गुणा का आकलन करते समय पहले गुणा किए जाने वाली दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा स्थान ज्ञात करें। यहाँ 53 में सबसे बड़ा दहाई का स्थान है और 287 में सबसे बड़ा 100 का स्थान है। फिर संबंधित संख्याओं को उनके बड़े स्थानों तक सन्निकटित करें। 53 को दहाई तक सन्निकटित कर 50 यह संख्या प्राप्त होगी और 287 को 100 तक सन्निकटित कर 300 यह संख्या प्राप्त होगी। फिर सन्निकटित संख्याओं का गुना करें। इससे अनुमानित हल प्राप्त होगा 15,000, जो कि अर्थपूर्ण भी है और इसमें परिशुद्धता की मात्रा भी अधिक है। आज हमने देखा संख्याओं के निकटतम दहाई, सैकड़े और हजार तक सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के उदाहरण और संक्रिया और उनके परिणामों के आकलन यानी एस्टिमेशन के उदाहरण। अगले वीडियो में हम आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे सन्निकटन और आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, 12,748 को निकटतम हजार तक सन्निकटित कीजिए। कई बार यह समझ बन जाती है कि हजार के स्थान तक पहुंचने के लिए हमेशा इकाई, दहाई और 100 के स्थानों पर शून्य रखा जाता है। यह गलत समझ है। सही समझ है अंतिम 3 अंक 748 संख्या बनाते हैं जो 1000 के करीब है, इसलिए इन्हें शून्य किया जाता है और हजार के स्थान के अंक को 1 से बढ़ाया जाता है। यहाँ एक और गलती हो जाती है कि अंतिम 3 अंकों को शून्य किया जाता है, लेकिन हजार के स्थान का अंक 1 से बढ़ाया नहीं जाता। इसी तरह कभी कभी हजार के स्थान का अंक तो बढ़ाया जाता है, लेकिन छोटे स्थानों के अंकों को शून्य नहीं किया जाता। मिथ्या धारणा 2, 1487 को निकटतम हजार तक सन्निकटित करें। कई बार यह समझ बन जाती है कि हल प्राप्त करने के लिए पहले निकटतम दहाई में सन्निकटन करें, फिर सैकड़े में, फिर हजार में सन्निकटित करें। यह गलत समझ है। सही समझ है अगर अंतिम 3 अंक 1 से 499 तक की संख्या बनाते हो तो इन्हें शून्य किया जाता है। इस समझ से 1487 में अंतिम 3 अंक संख्या 487 बनाते हैं जो शून्य के करीब है, इसलिए इनके स्थानों पर शून्य लिखकर सही जवाब प्राप्त किया जा सकता है 1000। मिथ्या धारणा 3, 81 का निकटतम दहाई तक सन्निकटन क्या होगा? कई बार यह ज्ञात होता है कि इकाई का अंक 5 या इससे ऊपर हो तो दहाई तक सन्निकटन करते समय बाएं तरफ के अंक को 1 से बढ़ाया जाता है। इसका विपरीत मतलब निकालकर यह भी समझा जाता है कि अगर अंक 5 से नीचे हो तो दहाई का अंक 1 से कम किया जाता है। यह एक गलत समझ है। आकलन और सन्निकटन की सही समझ न होने के कारण ऐसी धारणा बन जाती है। सही समझ है अगर अंक 5 से कम हो तो इकाई का अंक 0 हो जाता है
और दहाई के अंक में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए 80 सही जवाब है। इस वीडियो में आज हमने देखी सन्निकटन और आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। आज हम सीखेंगे लाभ और हानि प्रतिशत में बढ़त और घटत। क्या आपने कभी सोचा है एक दुकानदार अपनी रोजी रोटी कैसे प्राप्त करता है? दुकानदार वस्तुओं को बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता है, और वह वस्तुएं कहाँ से लाता है? वह इन्हें बड़े दुकानदारों से या वस्तु बनाने वाली कंपनी से खरीदता है। जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। क्रय मूल्य को संक्षेप में हम क्रमू यानी CP लिखते हैं। अपने दुकान में लाकर वह वस्तु को बेचता है। जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है हम उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य को हम संक्षेप में VMU यानी SP लिखते हैं। क्या दुकानदार उसी मूल्य में वस्तु को बेचता है जिस मूल्य से उसने वस्तु को खरीदा होता है? नहीं, साधारणतः कोई भी दुकानदार प्रयास करता है कि खरीदे गए मूल्य से ज्यादा मूल्य में ही वह वस्तु को बेचे, यानी कि वह प्रयास करता है कि वस्तु के क्रय मूल्य से ज्यादा उसका विक्रय मूल्य हो। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके साथ कुछ अतिरिक्त रुपए भी कमाता है, जिसे हम लाभ यानी प्रॉफिट कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। क्या हर स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है? सोचिए सोचिए। सही सोचा, यह हर स्थिति में संभव नहीं। जैसे अगर कोई दुकानदार आईने बनाने वाली एक कंपनी से कुछ आईने खरीदता है, लेकिन दुकान में लाते समय इनमें से कुछ आईने का कांच खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मजबूरन उसे ऐसे आईने क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेचने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उसे हानि उठानी पड़ती है। हम कह सकते हैं कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो
तब हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है। अब मान लीजिए अमर ने 50 रुपए में एक फोटो फ्रेम खरीदी और उसने उसे अपने दोस्त को 55 रुपए में बेच दिया। लीना ने भी उसी प्रकार की एक फोटो फ्रेम 40 रुपए में खरीदी और उसने भी इसे किसी व्यक्ति को 45 रुपए में बेच दिया। तो बताइए किसे ज्यादा लाभ हुआ? अमर के लिए लाभ बराबर 55 रुपए ऋण 50 रुपए बराबर 5 रुपए। इसी तरह लीना के लिए लाभ बराबर 45 रुपए ऋण 40 रुपए बराबर 5 रुपए। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों को बराबर लाभ हुआ है? सोचिए सोचिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भले ही दोनों को 5 रुपए का लाभ हुआ है, पर अमर को 50 रुपए क्रय मूल्य पर 5 रुपए लाभ हुआ है, जबकि लीना को 40 रुपए क्रय मूल्य पर 5 रुपए का लाभ हुआ है। चूँकि दोनों के लिए क्रय मूल्य समान नहीं है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ है। तो हम कैसे पता करेंगे कि अमर को ज्यादा लाभ हुआ है या लीना को? पता करने का एक तरीका है कि हम लाभ को प्रतिशत में व्यक्त करें। हम जानते हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसलिए अमर के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 5/50 गुणा 100 बराबर 10, यानी कि अमर को क्रय मूल्य पर 10% लाभ हुआ है। और लीना के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 5/40 गुणा 100 बराबर 12.5, यानी कि लीना को क्रय मूल्य पर 12.5% लाभ हुआ है। अब बताइए किसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है? सोचिए सोचिए। सही सोचा, चूँकि 12.5% 10% से ज्यादा है, इसलिए लीना को ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। इसी तरह हम हानि को भी प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर अमर ने 50 रुपए की फोटो फ्रेम 42 रुपए में बेची होती तो उसे 8 रुपए की हानि हुई होती, यानी कि इस स्थिति में अमर को क्रय मूल्य 50 रुपए पर 8 रुपए की हानि होगी। चूँकि किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम उसे 100 से गुणा करते हैं, इसलिए अमर के लिए हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। याद रहे, लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त की जाती है। इस तरह से अमर के लिए हानि प्रतिशत बराबर 8/50 गुणा 100 बराबर 16। इसे ही हम कह सकते हैं कि अमर को क्रय मूल्य पर 16% हानि हुई है। इसी तरह अगर लीना ने 40 रुपए की फोटो फ्रेम 32 रुपए में बेची होती तो उसे 8 रुपए की हानि हुई होती। इसलिए लीना के लिए हानि प्रतिशत बराबर 8/40 गुणा 100 बराबर 20, या हम कहेंगे लीना को क्रय मूल्य पर 20% हानि हुई है। अब यहाँ 20% 16% से ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लीना को अमर से ज्यादा हानि हुई है। इस तरह लाभ या हानि को प्रतिशत में व्यक्त करने से हम लाभ या हानि को आसानी से समझ सकते हैं और इनकी तुलना भी सही प्रकार कर सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आइए प्रतिशत के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा को समझें। किसी राशि का बढ़ना या घटना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है। जैसे मान ले पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम राशि के बढ़ने का प्रतिशत इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। बढ़त बराबर 62 रुपए ऋण 60 रुपए बराबर 2 रुपए, और प्रारंभिक राशि 60 रुपए है, इसलिए बढ़ने का प्रतिशत बराबर 2/60 गुणा 100 बराबर 3 और 1/3 है। इसी तरह मान ले पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए से घटकर 55 रुपए पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक राशि होगी 60 और घटत होगी 60 ऋण 55 बराबर 5 रुपए। इसलिए घटत का प्रतिशत बराबर 5/60 गुणा 100 बराबर 8 और 1/3 है। याद रहे, बढ़ने और घटने का प्रतिशत हमेशा प्रारंभिक राशि पर प्राप्त किया जाता है। तो आज हमने सीखा लाभ और हानि, प्रतिशत में बढ़त और घटत। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे लाभ और हानि के उदाहरण।
एक व्यक्ति ने 12,800 रुपए में एक टेलीविजन खरीदा और 12% हानि से बेच दिया। पता कीजिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। टेलीविजन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 12,800 रुपए। हानि प्रतिशत बराबर 12 है। इसका अर्थ है प्रत्येक 100 रुपए क्रय मूल्य पर 12 रुपए की हानि होती है यानी लॉस होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 रुपए क्रय मूल्य पर 12/100 रुपए की हानि होती है। इस तरह से कुल 12,800 रुपए पर प्राप्त हानि बराबर 12,800 रुपए गुना 12/100 बराबर 1,536 रुपए। टेलीविजन का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। विक्रय मूल्य बराबर 12,800 रुपए ऋण 1,536 रुपए बराबर 11,264 रुपए। अतः टेलीविजन का विक्रय मूल्य है 11,264 रुपए। अगला उदाहरण, यदि एक साइकिल का क्रय मूल्य 2,340 रुपए है तो उसे 1,600 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत यानी परसेंटेज हानि या लाभ होगा। साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 2,340 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर 1,600 रुपए। यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, इसलिए यहाँ हानि हुई है। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर 2,340 रुपए ऋण 1,600 रुपए बराबर 740 रुपए। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 740 बटे 2,340 गुणा 100 बराबर 31.62। यानी कि अगर साइकिल का क्रय मूल्य 2,340 रुपए है तो उसे 1,600 रुपए में बेचने पर 31.62% हानि होगी। अगला उदाहरण, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 600 रुपए था जब दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा था। दी जानकारी के आधार पर कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपए है। यह विक्रय मूल्य हमें बताता है कि दुकानदार ने कुर्सी 600 रुपए में बेची। इस मूल्य से बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ हुआ है। हमें कुर्सी का क्रय मूल्य यानी दुकानदार ने कुर्सी कितने रुपए में खरीदी थी यह पता करना है। पिछले वीडियो में हमने सीखा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 यानी कि 20 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरह से 20/100 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि लाभ बराबर 20/100 गुना क्रय मूल्य। इसे ही हम लिख सकते हैं लाभ बराबर 20% गुना क्रय मूल्य। इससे आप क्या समझते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, क्रय मूल्य का 20% भाग लाभ है। इस तरह से अगर आपको P% लाभ दिया होगा तो इसका अर्थ होगा क्रय मूल्य का P% भाग लाभ है। इसी प्रकार अगर आपको हानि दी होगी L% तो इसका अर्थ होता है क्रय मूल्य का L% भाग हानि है। अब जैसा कि आप जानते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 20/100 गुना क्रय मूल्य बराबर 1/5 गुना क्रय मूल्य। इसे व्यवस्थित करके हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर 1/5 गुना क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य। यहाँ अगर हम गुणन के वितरण गुण का प्रयोग करते हुए क्रय मूल्य को कोष्टक के बाहर लिखते हैं तो कोष्टक के अंदर 1/5 धन 1 रह जाएंगे। चूँकि 1/5 धन 1 बराबर 1/5 धन 5/5 बराबर 6/5 है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 6/5 गुना क्रय मूल्य है। 6/5 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 5/6 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा विक्रय मूल्य गुना 5/6 बराबर क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 5/6 गुना विक्रय मूल्य। इसलिए क्रय मूल्य बराबर 5/6 गुना 600 रुपए बराबर
5 गुना 100 रुपए बराबर 500 रुपए, यानी कि कुर्सी का क्रय मूल्य है 500 रुपए। तो आज हमने देखा लाभ और हानि के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। एक व्यक्ति ने एक मेज 550 रुपए में खरीदी और 10% की हानि यानी लॉस पर बेच दी। मेज का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है? यहाँ क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 550 रुपए और हानि है 10%, यानी कि हानि बराबर 10/100 गुणा 550 रुपए बराबर 55 रुपए। कई बार विद्यार्थी यह समझ लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, इसलिए वे विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं। यह एक गलत समझ है। इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 605 रुपए। सही समझ यह है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो सकता है, जैसे यहाँ हानि हुई है। इसका अर्थ है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, यानी कि क्रय मूल्य से हानि को घटाकर विक्रय मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 550 रुपए ऋण 55 रुपए बराबर 495 रुपए। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 2। दुकानदार ने एक किताब 80 रुपए में बेची, जिससे उसे 30 रुपए का लाभ यानी प्रॉफिट हुआ। ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। कुछ बच्चे लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि वे यहाँ लाभ प्रतिशत निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर 30/80 गुणा 100 बराबर 37 और 1/2। लेकिन लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कभी भी विक्रय मूल्य पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। सही समझ है कि हम लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर प्राप्त किया जाता है, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हमें विक्रय मूल्य पता है लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता, तो आइए क्रय मूल्य पता करें। चूंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ बराबर 80 रुपए ऋण 30 रुपए बराबर 50 रुपए। इस तरह से यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर 30/50 गुणा 100 बराबर 60 है, यानी कि लाभ 60% हुआ है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। इस तरह से आज हमने देखी लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। Se le copia que cada día. Ya van
नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इनमें से एक चतुर्भुज, जिसे हम समलंब के नाम से जानते हैं, के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। कृतिका की बड़ी बहन ने कृतिका को इस मेज के लिए एक मेज पोश बनाने के लिए कहा है। कृतिका नहीं जानती कि उसे इस कार्य के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, परंतु कुछ समय के बाद वह इसका पता लगा लेती है। आइए देखते हैं कृतिका ने क्या किया। सबसे पहले कृतिका ने देखा कि मेज किस आकार की है। क्या आप बता सकते हैं? शाबाश, यह एक समलंब है। वह जानती है कि आवश्यक कपड़े की माप ज्ञात करने के लिए उसे मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जिसके लिए कृतिका मेज के चारों कोनों को A, B, C और D से कुछ इस तरह नामांकित कर देती है। अब कृतिका समांतर भुजाओं के युग्म में छोटी भुजा से बड़ी भुजा पर इस तरह लंब खींचती है और सभी मापों को चिन्हित कर देती है। वह देखती है कि लंब खींचने पर उसे एक आयत EFCD और दो समकोण त्रिभुज DEA व CFB मिलते हैं। आयत और त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना कृतिका को भली भांति आता है, जिन्हें जोड़कर वह मेज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेती है और उतना ही कपड़ा मेजपोश बनाने के लिए बाजार से ले आती है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि क्या हर बार किसी समलंब आकार की वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसी क्रियाकलाप को दोहराना होगा? बिल्कुल नहीं। आइए कृतिका के इस क्रियाकलाप की सहायता से किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र का पता लगाते हैं। इसके लिए कृतिका द्वारा की गणना को एक बार फिर से देखते हैं। अब हम इस गणना को इस प्रकार लिख लेते हैं। चित्र से हम देख सकते हैं कि DE व CF आयत EFCD की सम्मुख भुजाएं हैं, जिनकी माप बराबर होती है। इसलिए हम CF को DE लिख लेते हैं। चूंकि DE उभयनिष्ठ है, इसलिए इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब समीकरण को आगे हल करने के लिए समीकरण के इस भाग को हम 2 से गुणा व भाग करते हैं, जिसकी मदद से इस समीकरण को इस तरह भी लिखा जा सकता है। और फिर इस समीकरण को आगे हल कर सकते हैं, जिससे हमें यह परिणाम मिलता है, जिसमें DE इस समलंब की ऊंचाई तथा AB व CD समांतर भुजाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समलंब का क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई तथा
समांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल का आधा होता है। इस तरह आज इस वीडियो में हमने किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण देखेंगे। यह है अमित। वह एक गमले का चित्र बनाना चाहता है जिसमें समांतर भुजाएं अनुपात 3:1 में हों। यदि चित्र का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 108 वर्ग सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो क्या आप गमले की समांतर भुजाओं का मान बता सकते हैं? तो आइए गमले का चित्र कुछ इस प्रकार बनाएं। हमें समलंब यानी गमले की समांतर भुजाएं पता करनी हैं। समांतर भुजाएं 3:1 के अनुपात में हैं। मान लीजिए कि x भुजा AB और CD के मान का महत्तम समापवर्तक है, तो हम कह सकते हैं कि AB व CD की माप क्रमशः x व 3x है। गमले का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। क्या आपको समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र याद है? शाबाश! समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समलंब की ऊंचाई गुणा समलंब की समांतर भुजाओं के माप का योगफल होता है। हमें पता है कि समांतर भुजाओं के माप क्रमशः x तथा 3x हैं, इसलिए इनका योगफल 4x होगा। दिए हुए मानों को समलंब के क्षेत्रफल के सूत्र में प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर x का मान 6 मिलता है। अब क्या आप समांतर भुजाओं का मान बता सकते हैं? बिल्कुल सही। x का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें AB का मान 6 सेंटीमीटर और CD का मान 18 सेंटीमीटर मिलता है। यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था। आज हमने उदाहरण की मदद से समलंब की समांतर भुजाओं का मान पता करना सीखा। जब समलंब का क्षेत्रफल, ऊंचाई और समांतर भुजाओं का अनुपात ज्ञात हो। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या अवधारणाओं को जानेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखा। आज हम समलंब के क्षेत्रफल से जुड़ी मिथ्या धारणा देखेंगे। अध्यापिका सोहन, सोनाली और राघव से पूछती हैं कि यदि दिखाई हुई आकृति एक समलंब है तो क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि किसका जवाब सही है और क्यों? आइए देखें सोहन ने कैसे यह प्रश्न हल किया। सोहन ने समलंब के क्षेत्रफल के सूत्र में ऊंचाई के स्थान पर तिरछी ऊंचाई ले ली, जो गलत है। दिखाए हुए समलंब में तिरछी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। AB व CD समांतर भुजाएं हैं जिनका योगफल 36 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग समलंब के क्षेत्रफल में प्रतिस्थापित करते हुए इस तरह सोहन को समलंब का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है,
जो कि गलत उत्तर है। आइए अब सोनाली के तरीके को समझें। सोनाली को समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मालूम था और उसने यही सूत्र समलंब के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया और कुछ इस प्रकार गणना की। इस तरह सोनाली को समलंब का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर मिला, जो कि गलत उत्तर है। चलिए अब राघव का तरीका देखें। राघव ने समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया, फिर जरूरी मानों जैसे कि ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग का मान ज्ञात किया और समलंब के क्षेत्रफल में प्रतिस्थापित करते हुए क्षेत्रफल 162 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त करता है, जो कि सही उत्तर है। तो इस तरह आज हमने देखा कि किसी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय अक्सर क्या मिथ्या धारणाएं हो सकती हैं। अध्यापक भी कक्षा में इसी प्रकार विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण कर सकते हैं। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। GST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।